नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके। और आपकी तमाम क्वेरीज को आंसर करने के लिए हर रोज़ हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद रहते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरीके का सवाल है, आप अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन को लेकर राय लेना चाहते हैं या फिर पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है उस पर एडवाइस लेना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की, तो आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। नोट कीजिए तरीका कैसे आप अपने सवाल भेज सकते हैं योर मनी में। आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz yourmoney लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी बने हुए हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज तो लेंगे, लेकिन उसके अलावा आज बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो एग्जैक्टली लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि ये होता क्या है, क्या इसके कुछ फायदे भी हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, क्या फीचर्स हैं, बताइए। धन्यवाद दीपाली जी अपने शो में बुलाने के लिए। दीपाली जी, दो तरह के लोन होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड बोरोइंग और या लेंडिंग, और एक होता है अनसिक्योर्ड लेंडिंग, विच मींस अनसिक्योर्ड में जैसे पर्सनल लोन हो गया या बिजनेस लोन, एक अप टू सर्टेन अमाउंट होता है जिसके पीछे कोई एसेट ब्लॉक नहीं किया जाता है, वो अनसिक्योर्ड हो गया। लेकिन सिक्योर्ड लेंडिंग कैसी हो गई कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसीज होती हैं वो आपको लोन देती हैं, उसके सामने वो आपका एक एसेट रख लेती हैं। जैसे आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, सिमिलरली लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, लोन अगेंस्ट गोल्ड और लोन अगेंस्ट योर डेट म्यूचुअल फंड्स भी एक बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ लेंडिंग या बोरोइंग हो गया आजकल। तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड क्या हो गया कि आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपने निवेश किया हुआ है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो अगर आप लोन चाहते हैं तो उसके सामने बैंक वाला क्या करेगा या एनबीएफसी वाले क्या करेंगे, आपके वो म्यूचुअल फंड्स को मॉर्गेज कर लेंगे और उसके सामने आपको फंडिंग देंगे। लेकिन इसमें क्या कैलकुलेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अंडर आरबीआई गाइडलाइंस जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें 50% तक का लोन मिलता है आपकी लोन की वैल्यू का। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास में 20 लाख रुपए की वैल्यू के म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तो उसके सामने उनको 10 लाख का लोन मिल सकता है, प्रोवाइडेड वो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो लॉक इन वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें नहीं होना चाहिए, फ्री होने चाहिए। सिमिलरली अगर डेट फंड्स होते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स में जैसे आपके लिक्विड फंड्स हो गए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हो गए या शॉर्ट टर्म फंड्स हो गए, इन फंड्स के अगेंस्ट में म्यूचुअल फंड हाउसेज आपको एज हाई एज 85 to 90% भी फंडिंग दे देते हैं। बट अगेन क्राइटेरिया यही है दीपाली जी कि वो लॉक इन में नहीं होने चाहिए, फंड शुड बी फ्री। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक तो लोन मिलने में बहुत आसानी होती है बिकॉज आजकल फिनटेक कंपनीज आ गई हैं। आप कोई भी अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो बैंक के मोबाइल ऐप से या एनबीएफसी की मोबाइल ऐप से या वो कंपनीज जो लोन प्रोवाइड करवाती हैं, आप उसमें जाइए, अपना पैन नंबर डालिए और पैन नंबर से वो आपकी पूरी डिटेल्स फेच कर लेंगे, आपके कैम्स कार्बी के फंड्स को फेच कर लेंगे और आपको एक सजेशन थ्रो कर देंगे कि ये फंड्स हम जो है मॉर्गेज कर सकते हैं और ये आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। आप अगर अपना उसको सबमिट करते हैं तो बेस्ड ऑन योर सिबिल स्कोर, बेस्ड ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री, आपका लोन का अमाउंट तय हो जाता है कि इंटरेस्ट कॉस्ट क्या लगेगी। तो उसके बेसिस पे अब आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितना लोन चाहिए। वो आप क्लिक करेंगे और ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन विद इन 5 मिनट्स आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये नॉट ओनली म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स के सामने भी होता है जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती हैं। तो दिस इज अ वेरी इजी वे ऑफ बोरोइंग मनी। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताइए फिर कि अगर कोई यूजुअली लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले रहा है तो इसका प्रोसेस क्या होता है, पहली चीज़। दूसरा ये, क्या कुछ चार्जेस लगते हैं? और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या बहुत ही इमरजेंसी नीड्स में इस सोर्स को यूज़ करना चाहिए या फिर यूजुअली भी ये एक अच्छा तरीका हो सकता है? देखिए, आपके थर्ड क्वेश्चन का पहले आंसर करना चाहूंगा कि ये इस तरह के जो लोन है, क्योंकि आजकल मिलना बहुत आसान है, इसको तभी लीजिए जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो किसी पैसे की। और फॉर एग्जांपल जैसे आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है कि मान लीजिए कोई व्यापारी है, दिवाली का सीजन आ रहा है, उनको अपना स्टॉक भरना है, उसके लिए उनको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चाहिए। आप अपने म्यूचुअल फंड्स को मॉर्गेज करिए, उसके सामने लोन ले लीजिए और इन अ डिफाइंड पीरियड 4 महीने 5 महीने में जब आपकी लिक्विडिटी क्रिएट हो जाए, आप लोन को रीपे कर दीजिए। सो ब्रिज फाइनेंस हम इसको बोलते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको कोई प्रोजेक्टेड इनफ्लोस आने हैं बट आज नहीं आया, लेकिन जरूरत आज पड़ गई, उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग के हिसाब से इसको यूज करना चाहिए। और दूसरा दीपाली जी, इसमें चार्जेस जरूर होते हैं बट बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं। लाइक
0.5% काइंड ऑफ जो जनरल ट्रेंड है मार्केट का कि 0.5% के आसपास आपको कॉस्ट लगती है जो आप जब आप लोन की प्रक्रिया में होते हैं। लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट जो होती है वो आपके सिबिल स्कोर के ऊपर जो आपका लेंडर है वो डिसाइड करता है कि आपको कितने ब्याज दर पे वो लोन दे सकते हैं। तो वो हर किसी के लिए वेरी करेगा कि कस्टमर का प्रोफाइल कैसा है, उसके बेसिस पे वो लोन की जो प्रक्रिया है वो तय होती है। और तीसरा दीपाली जी, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि आप मिनिमम अगर 12 महीने के लिए लोन ले रहे हो तो आप बीच में यदि लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो वो एक छोटा सा पेनल्टी रखते हैं कि इतना आप पेनल्टी दे दीजिए, आप लोन को रीपे कर दीजिए। बट अगेन जो बोरोअर होता है वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन या एट द टाइम ऑफ बोरोइंग नेगोशिएट कर सकते हैं कि मुझे पेनल्टी लगे या ना लगे, या लगे तो कितनी लगे। तो ये कुछ छोटी-छोटी 2-3 चीजें हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें दीपाली जी एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि इम्पल्सिव होके बोरोइंग ना करें। आप 2-3 प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके अपना सिबिल को चेक करिए, आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करिए, इंटरेस्ट चेक करिए और फोरक्लोजर के क्लॉज़ चेक करिए। उसके बाद तो मतलब लोन मिलना बहुत आसान है, लेकिन लोन लेने से पहले थोड़ा आपको समय बिताना चाहिए कि मुझे कौन से वाला सही ऑप्शन चूज़ करना है। ओके, चलिए, तो ये आपको तमाम बारीकियां लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बताई गई हैं। क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोसेस है, क्या ये लेना सही है या फिर नहीं। अगर कुछ और भी आप जानना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कोई भी आपके पास सवाल है, तो डेफिनेटली आप योर मनी में आकर अपना क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं ही। लेकिन जो व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जिन्होंने सवाल भेजे हैं, उनको अब करते हैं शामिल। और पहले व्यूअर प्रद्युम्न तिवारी मध्य प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड है। तिवारी जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम। मैडम मेरा बताइए। पोर्टफोलियो में 4 फंड्स हैं और करंट पोर्टफोलियो वैल्यू 1,40,000 है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 18 इयर्स के लिए मैं इनको चाह रहा हूँ। 18 इयर्स के बाद 2 करोड़ का विड्रॉल है मेरा चाइल्ड एजुकेशन के लिए, ये फर्स्ट गोल है। सेकंड गोल है 2 करोड़ विड्रॉल के बाद remaining amount for 25 years. So after 25 years, another withdrawal of 2 crore for child marriage. और remaining amount जो रहेगा वो 30 years तक रहेगा for the retirement. तो 3 गोल है मैडम मेरे। ओके, तो जैसे इन्होंने अपने गोल्स का तो मेंशन किया ही, इनके जो फंड्स हैं वो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 6,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 6,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000 और एक्सिस स्मॉल कैप है 5,000 पर मंथ। एक चीज़ और जानना चाहेंगे तिवारी जी, कितना समय हो चुका है आपके इस पोर्टफोलियो को, कब से आप पैसे डाल रहे हैं और अभी एग्जैक्ट पोर्टफोलियो अमाउंट कितना है? मैम रफली अबाउट सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था, तो 4 मंथ के अक्रॉस हो गए हैं। और अभी पोर्टफोलियो वैल्यू मेरी लगभग 1,30,000 है। मतलब चूंकि मार्केट अभी रिसेंटली गिरा है तो 10,000 कुछ कम है। ओके, तो क्या सजेशन रहेगा इनके फंड चॉइसेस को लेकर? इन्होंने बताया सालाना 10% स्टेप अप करने का भी, 50 लाख लमसम भी इनको डालना है, 18 साल में 2 करोड़ चाहिए और बाकी पैसे 30 साल बाद रिटायरमेंट के लिए इनको चाहिए होंगे। जो टेन्योर इन्होंने डिसाइड किया उस हिसाब से इनकी चॉइसेस पर आपकी सलाह क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर फंड्स की बात करते हैं तो आपके पास मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है और फिर मोतीलाल ओसवाल का ही मिड कैप फंड है। तो आप इसको मर्ज कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे इन्वेस्को फोकस फंड या एसबीआई का कॉन्ट्रा ऐड कर सकते हैं। एक छोटी सी चेंज और आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक्सिस स्मॉल कैप की जगह एक्सिस मल्टी कैप ले लीजिए, तो उसमें आपको स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिल जाएगा, मिड कैप का भी मिलेगा और लार्ज कैप का भी मिलेगा। इन करंट सिनेरियो को देखते हुए जो आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्हीं फंड्स का जो आपने लिए हैं या जो हमने सजेस्ट किया है, उनके आप लिक्विड फंड कैटेगरी ले लीजिए और एसटीपी कर लीजिए अगले 3 से 4 महीने या 3 से 6 महीने के बीच में, ताकि आपका ये पैसा स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट हो जाए। आप 10% का जो आपने स्टेप अप बोला है, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका, और आपने अपना एक गोल डिफाइन किया, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग कि हर एक आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको गोल के साथ लिंक कर लेना चाहिए। अभी अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो रफली अगर आप 11,000 की सिप करते हैं और 15 लाख रुपए आप अपने जो 50 लाख का अमाउंट है उसको अगर आप एसटीपी रूट से इन्वेस्ट करते हैं एक फंड में, तो वो आपका चाइल्ड एजुकेशन गोल को पूरा कर लेगा। उसी तरीके 5,000 का जो सिप है और उसमें आप 5 लाख का लमसम जो अमाउंट है एसटीपी रूट से लगाते हैं, तो आपका टोटल 1 करोड़ 70 लाख के आसपास का जो है कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। बाकी का जो आपका 6,000 का सिप है उसमें आप क्या करिए कि बल्क अमाउंट आपका जो 30 लाख है
वो आप उसको इस तरीके से लगाइए कि वो आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस क्रिएट हो जाए। तो यदि अगर मैं 12 से 13% की रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ 30 इयर्स में, तो रफली आपका 11 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बन जाएगा। सो ये माइनर थोड़ी-सी चेंजेज़ है जो आपको कर लेनी चाहिए। हालाँकि बाज़ार गिरे हैं, अगर आप क्योंकि जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है, अगर वो 30 इयर्स का है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि 30 लाख आप एसटीपी रूट से जाएँ, आप लंप सम में भी लगाएँगे बिकॉज़ मार्केट्स करेक्टेड हैं। बट स्टिल इट इज़ वाइज़ कि आप उसको 30 लाख को स्प्लिट करके 6 महीने में आप उसको स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो मोर और लेस आपके जो है वो गोल पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है। एक्सिस मल्टी कैप, इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, ये कुछ चॉइसेस आपको रिकमेंड की गई हैं। एक्सिस स्मॉल कैप एक फंड जो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है, वहां से निकलने की आपके लिए सलाह है। रही बात आपके गोल्स की, तो क्लियरली जो बताई गई है आपको राय, उसको आप नोट कर लीजिए। बच्चे के एजुकेशन के लिए 15 लाख का लमसम आप कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं 11,000 की, शादी के लिए 5 लाख लमसम और 5,000 की एसआईपी, और रिटायरमेंट के लिए 30 लाख लमसम और 6,000 की एसआईपी आप कर सकते हो। तो इस फॉर्मेट के साथ आप चलेंगे तो आपके सभी गोल्स हासिल हो सकेंगे। टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को डेफिनेटली रिव्यू करते रहें। बात करेंगे अब अगले व्यूअर से। नैशल है हमारे साथ अहमदाबाद से। नैशल जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? जी मेरा फिलहाल एसआईपी में 1,500 रुपये डीएसपी नेक्स्ट निफ्टी में चल रहा है सर, और बाकी 2,000 है वो मोतीलाल मैन्युफैक्चरिंग फंड, और 2,500 रुपये है वो डीएसपी स्मॉल कैप क्वालिटी 50 आउट ऑफ 250 इंडेक्स फंड, और 5,000 रुपये निफ्टी मिड कैप 50 आउट ऑफ क्वालिटी 50 बीएसपी में। सुंदरम का वो फ्लेक्सी कैप, जिसमें मैंने होम लोन के 10% के हिसाब से चालू किया है। अब मेरा ईएमआई 35,000 है, तो उसके 10% मैंने 3,500 के तौर पर सुंदरम फ्लेक्सी में एसआईपी किया 1.5 साल से, और कुल मिला के फिलहाल की पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.56 समथिंग हो रही है। अब इसमें आगे मुझे कुछ नया करना है तो किस हिसाब से किया जाए, खासतौर से रिटायरमेंट प्लानिंग, मेडिकल इमरजेंसी और चाइल्ड का एजुकेशन या उसका मैरिज फंक्शन। ठीक है, पूछ लेते हैं। तो क्लियरली 3-4 गोल हैं इनके। एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए फंड क्रिएट करना, रिटायरमेंट के लिए, और साथ ही साथ बच्चों की हायर एजुकेशन और मैरिज पर्पस। 20 इयर्स का इनका ओवरऑल होराइजन है इन सभी गोल्स के लिए। जो भी फिलहाल इनकी एसआईपी हैं वो 1.5 लाख की चल रही हैं। डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 1,500 पर मंथ। डीएसपी का स्मॉल कैप क्वालिटी 50 to 50 इंडेक्स फंड में 2,500 पर मंथ। डीएसपी का ही मिड कैप स्टॉक है, वहाँ पर 5,000 पर मंथ। सुंदरम फ्लेक्सी कैप 3,500 और मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड इनके 2,000 रुपीज़ के हैं। तो बताइए 15,000 14-15,000 के आसपास की इनकी ये टोटल एसआईपी है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? तो नैशल जी, आपको जैसे हमने पिछले कॉलर थे उनको ये बोला था कि आप अपने, जैसे उन्होंने खुद से भी डिफाइन किया था कि मुझे कौन से गोल के लिए कितना अमाउंट करना है, तो आप थोड़ा सा एक लिटिल एक्सटेंडेड होमवर्क ये करिए कि आप अपने जो गोल्स आपने अभी बोले वो डिफाइन कर लीजिए कि मुझे कितना अमाउंट किस गोल के लिए चाहिए, तो आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके जाना। अभी जो 14,500 के आसपास का आप जो एसआईपी कर रहे हो, यदि मैं इसको 20 साल का टेन्योर पकड़ता हूँ, 15% का अगर हम सीएजीआर पकड़ते हैं, तो रफली 2 करोड़ 20 लाख के आसपास आपका कॉर्पस बनेगा। और यदि आप 15 साल के लिए सोचते हो, तो कुछ रफली 98 लाख से 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बन सकता है। बट क्योंकि ये तो अभी हम 14,500 की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आप स्टेप अप करते रहेंगे या टॉप अप करते रहेंगे पोर्टफोलियो में, और ज्यादा आप अपना पैसा इन्फ्यूज करेंगे, तो कॉर्पस उससे भी बड़ा बन सकता है। तो थोड़ा सा हर एक गोल को लिंक कर दीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ। तो पहला ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है आपके पोर्टफोलियो को लेके। दूसरा, आपने फैक्टर इन्वेस्टिंग में काफी ज्यादा फोकस किया हुआ है। प्रोबेबली आपने ऑफ लेट ये स्टार्ट किया बिकॉज फैक्टर इन्वेस्टिंग वाले फंड्स लास्ट ईयर या उससे पहले रिसेंटली ये थोड़ा सा प्रचलन में आए। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग की जगह थोड़ा सा अगर आप अप्रोच रखें, ऑल वेदर फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी तरफ फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। माइनर चेंजेस मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोतीलाल ओसवाल का मैन्युफैक्चरिंग फंड रखा है, तो इसकी जगह आप मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड रख लीजिए, तो वो बेटर ऑप्शन रहेगी। बिकॉज जनरली सेक्टर ओरिएंटेड फंड्स जो होते हैं या फैक्टर इन्वेस्टिंग वाले फंड्स हैं, इनमें वॉलेटिलिटी थोड़ी सी हाई होती है। सेकेंडली, अगर आप सेक्टर फंड्स की बात करते हैं तो एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप कब एंट्री मारेंगे और कब एग्जिट करेंगे ये बहुत जरूरी होता है।
बिकॉज ये पोर्टफोलियो का एक टैक्टिकल प्ले होता है, यानी कि आपका 5-7% या 10% से ज्यादा इस तरह के फंड्स आपके उसके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे डीएसपी का मिड कैप है, उसकी जगह पे आप इन्वेस्को का मिड कैप एक ले सकते हो। सुंदरम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप डीएसपी का निफ्टी नेक्स्ट 50 जो आपका फंड है और स्मॉल कैप, इसको कंसोलिडेट करके कोई मल्टी कैप फंड ले लीजिए, वो डीएसपी का ले सकते हैं या कोटक का मल्टी कैप फंड ले लीजिए। तो ये एक माइनर चेंजेस है जो आप अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्पेसिफाइड गोल रखेंगे नेशनल तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको प्लान करने में भी और उस प्लानिंग पर एक्सपर्ट की सलाह लेने में भी, कि आपको एटलीस्ट कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, कितने समय में उस स्पेसिफिक गोल को पूरा करना है। ऐसे अगर आप एक डिफाइन करेंगे अपने लिए तो ज़्यादा बेटर प्लानिंग हो सकेगी और ज़्यादा बेटर एडवाइस आपको मिल सकेगी, जो कि शुरुआत में विकास ने भी मेंशन किया। रही बात आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की, तो थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड, डीएसपी मिड कैप, डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50, डीएसपी स्मॉल कैप, इन सभी से आपको निकलने की सलाह है। इंस्टेड ऑफ दीज फंड्स आप पिक कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को मिड कैप और कोटक मल्टी कैप। ये रहे आपके लिए तीन फंड्स जहां पर आप डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी SIPs, लेकिन डिफाइन कीजिए अपने गोल्स को और गोल रिक्वायरमेंट को। चलिए रुक रहे हैं इसी साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, विकासपुरी हमारे साथ बने हुए आप क्वेरीज को आंसर करने के लिए लेते हैं कुछ और सवालों को ईमेल के थ्रू। समाधान ने एक सवाल भेजा है, अपने सवाल पर समाधान के लिए 38 साल इनकी उम्र है, 15 साल में 70 लाख का इनका टारगेट है, पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहते हैं। छोटा क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो भी इनका छोटा ही है। एक्सिस स्मॉल कैप में 1100 रुपये महीना, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी 1100 रुपये महीना और साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 500 रुपये महीना। तो टोटल 2700 रुपये की इनकी SIP चल रही है और 70 लाख का टारगेट ही 15 ईयर्स में लेकर चल रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि किस तरीके का ये एलोकेशन करें, कितना और एलोकेशन बढ़ाएं, कौन से फंड्स ऐड करने की जरूरत है, बताइए क्या सजेशन रहेगा। देखिए समाधान, आपने जो अपना टारगेट रखा है 70 लाख का, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है अगर आपकी करंट जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको देखते हुए। 2700 का आप अगर SIP कर रहे हैं तो 15 साल में लगभग ये 15 लाख के आसपास कॉर्पस बनेगा, या अगर थोड़ा एग्रेसिव या मान लीजिए फंड्स का रिटर्न थोड़ा बेटर भी रहा तो 20 लाख तक आप उसको खींच पाएंगे, उससे अधिक खींचना थोड़ा मुश्किल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सिप है अपनी वो इंक्रीज करनी पड़ेगी लगभग 14,000 रुपए की, ताकि आप 70 लाख तक पहुंच पाए। फंड की सिलेक्शन की जहां तक बात है, क्योंकि आपने एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आपका मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, फिर उसके बाद निपॉन का स्मॉल कैप है और एक्सिस का स्मॉल कैप है, तो पोर्टफोलियो काफी एग्रेसिव है। उस केस में मुझे लगता है कि एक्सिस के मल्टी कैप फंड में आप शिफ्ट हो जाएं तो वो एक बेटर अप्रोच रहेगी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और दूसरा, अगर आप को लगता है कि आपका टारगेट जो है वो 70 लाख अचीव करने के लिए 14,000 अभी आप शेल आउट नहीं कर सकते, तो स्लोली उसको स्टेप अप करते रहिए। और प्लस अपना जो टारगेट है वो 15 साल से बढ़ा के थोड़ा 20 साल तक लेके जाइए। तो एक कॉम्बिनेशन आपको बिठाना पड़ेगा, टेन्योर को बढ़ाना पड़ेगा प्लस SIP को बढ़ाना पड़ेगा। और बाकी क्योंकि 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है, आपके इन्फ्लोज जब बढ़ेंगे तो आप टॉप अप करते रहिए। आई एम श्योर कि आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। योगेंद्र मीना हमारे साथ कनेक्टेड है। योगेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। सर गुड इवनिंग। हेलो, बताइए। एक्चुअली अभी करंट मेरा 45,000 का SIP चल रहा है एंड मेरे जो उसमें पोर्टफोलियो में थे एंड मेरा टारगेट है 2 to 2.5 CR के आसपास। एंड मुझे इसमें कोई चेंजेस करने हैं क्या मेरे को मेरी SIP में, या फिर ये जो SIP है ठीक है, इसमें कुछ फंड्स में कुछ चेंजेस करने हैं मेरे को इसमें, फिर या कुछ ऐड ऑन करना है इसमें कुछ और? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। 35 साल की इनकी उम्र, 45,000 का निवेश ये कर रहे हैं ऑलरेडी। 10 से 15 साल में 2.5 से 5 करोड़ का टारगेट है और इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें कैनरा रोबो स्मॉल कैप, कोटक एमर्जिंग इक्विटी 5,000 ईच, 4,000 ये डाल रहे हैं HDFC फ्लेक्सी कैप में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 6,000, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी में 5,000 ईच ये 4 और फंड्स में डाल रहे हैं, जिसमें SBI कॉन्ट्रा, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, PGIM इंडिया मिड कैप और HDFC डिफेंस फंड शामिल हैं। बताइए सजेशन के पोर्टफोलियो पर। एक चीज़ और योगेंद्र पूछना चाहेंगे, ये आपने कब SIP शुरू करी, पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी क्या है एग्जिस्टिंग? मैम अभी मेरा जो पोर्टफोलियो का एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो है एक सेकेंड मैम 9.40 लाख है एंड मुझे 9.4 लाख, 9.5 लाख की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। ठीक है, तो बताइए विकास जी, 9.5 लाख की एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू, 2.5 से 5 करोड़ का टारगेट।
ये देखिए 2.5 से 5 करोड़ क्योंकि बहुत बड़ा रेंज हो गया, लेकिन अगर मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ कि 45,000 का जो आपका सिप चल रहा है, तो यदि आप इसमें 12-15% की 15% से भी अगर पोर्टफोलियो ग्रो करता है खाली सिप का, तो आपके रफली 3 करोड़ के आसपास कॉर्पस बनेगा 15 साल में। और जो आपका लमसम वाला जो 9 लाख है, इसको भी अगर हम वो करके चलते हैं तो रफली 70 से 80 लाख के आसपास आपका कॉर्पस वो बनेगा। तो रफली 3.5 करोड़ के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सॉरी 4 करोड़ के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका पोर्टफोलियो यहाँ तक पहुँच जाएगा। बट अगर आपको 5 करोड़ करना है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा-थोड़ा अपना स्टेप अप करना पड़ेगा एसआईपीज़ को लेके, या फिर जैसे-जैसे करेक्शन हो या आपके इन्फ्लोज़ आए, आप उसमें टॉप अप करते रहिए। अब आपके फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फंड में जो सेक्टर एक्सपोजर है उसको थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप आप रिप्लेस कर सकते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड से, ये एक चेंज होगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो एसआईपी जो आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड में चल रहा है, उसको या आप कॉन्ट्रा फंड के साथ मर्ज कर दीजिए एसबीआई कॉन्ट्रा के साथ में, या उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए। और सिमिलरली पीजीआईएम मिड कैप को भी आप बंद करके तो जो कंसोलिडेट करके आप मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं। अच्छा फंड है ये। उसके अलावा आप जो एचडीएफसी फंड में मल्टी कैप अप्रोच रखें, और डिफेंस फंड को आप अपने एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में शिफ्ट कर दीजिए। बिकॉज अगेन डिफेंस फंड का जो स्पेक्ट्रम है, जो डिफेंस स्टॉक्स का, वो कोई बहुत बड़ा नहीं है और थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला प्रोडक्ट जरूर है। बट यदि आपको एक कंसिस्टेंटली रिटर्न चाहिए, बिकॉज जो भी डिफेंस की कंपनीज हैं आपके दूसरे पोर्टफोलियो में भी वो अवश्य होंगी, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ मिस कर जाएंगे। तो बेटर यही होगा कि आप एचडीएफसी मल्टी कैप फंड ले लीजिए और डिफेंस फंड को आप बंद कर सकते हैं। जो हम फंड बंद करने के लिए बोलते हैं वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कि जब वो 1 साल हो उसके बाद एग्जिट करें, क्योंकि आपको एग्जिट लोड देखना भी बहुत जरूरी है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी देखना बहुत जरूरी है अगर कुछ फंड्स में बन रहा है तो। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपको लिए दी गई है। फटाफट से एक और सवाल ले लेते हैं। एक ईमेल के थ्रू सनी ने सवाल भेजा है होशियारपुर से। 3 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 3,000 की नई एसआईपी करना चाहते हैं, 10 से 15 साल में कितना राशि इकट्ठा कर पाएंगे जानना चाहते हैं। फिलहाल जो इनकी एसआईपी है वो 7,000 की है, 3,000 की बढ़ाकर टोटल एसआईपी 10,000 की हो जाएगी। कहाँ डाल रही हैं 7,000? 2,000 डाल रहे हैं एसबीआई लार्ज मिड कैप में, 5,000 डाल रहे हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड में। बताइए विकास जी, क्या सजेशन के लिए? तो सेम है दीपाली जी, इनको भी यही बोलूंगा कि आप एचडीएफसी डिफेंस फंड की जगह पे आप एचडीएफसी मल्टी कैप फंड ले लीजिए, वो बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। आप अगर एक फंड ऐड करना चाहते हैं तो आप बंधन कोर इक्विटी या एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप, इन दोनों में से कोई एक फंड ले सकते हैं आप। और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं, या कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, इसमें से कोई एक फंड ले सकते हैं। तो ये आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से लेके चलिए। और जहां तक आपके पोर्टफोलियो कॉर्पस की बात है, तो अगर आप 10% अगर आप अपना पोर्टफोलियो या सिप अमाउंट बढ़ाते रहेंगे तो आप एक अच्छे कॉर्पस की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर सनी, और इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। लेकिन फटाफट से पूछ लेते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स। इन फंड्स के साथ आप एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। बताइए विकास जी, क्या चॉइसेस है आपकी? दीपाली जी, जो अभी अगर किसी को पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और नया स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं 4 फंड बोलूंगा। कोटक मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, बंधन का कोर इक्विटी फंड और बजाज का फ्लेक्सी कैप फंड। ये 4 फंड अगर लेंगे तो बहुत ही बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा और बहुत लो रिस्क वाला पोर्टफोलियो होगा। तो यहां से ये शुरुआत की जा सकती है और अच्छे पोर्टफोलियो की उम्मीद की जा सकती है। ओके, तो कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी, बजाज फ्लेक्सी कैप, ये कुछ चॉइसेस हैं विकास जी की तरफ से। और ये कंप्लीट पोर्टफोलियो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आप इन चारों फंड्स के साथ एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड फंड हाउसेज के साथ साथ कैटेगरी वाइज भी। चलिए, शुक्रिया विकास जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपनी टॉप चॉइसेस भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।